एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बिस्तर पर सजी सवरी बैठी नर्वस सी इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ आगे क्या होगा। आंसू आंखों से बहुत तेज टप टप बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। रात की उस पहर घुप से बाहर फैले अंधेरे को देखते मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या इस अंधेरे की तरह मेरी किस्मत भी अंधेरा छा जाएगा। मेरी उम्र की लड़कियां खेलती हैं, ज़िंदगी को जीती हैं, मगर यहाँ मेरी किस्मत में क्या लिख दिया गया था। और मेरे पापा, उन्होंने मेरे बारे में सोचे बगैर एक ऐसे आदमी से मेरी शादी कर दी जो खुद उनकी उम्र का था। मैं सोचों में गुम थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बूढ़ा इंसान कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आकर एक गलत नज़र भी मुझ पर देखे बगैर वह आदमी बेड के करीब आया और अपना तकिया उठाकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता, उससे पहले मुझे उसकी आवाज़ आती हुई सुनाई दी, जो कह रहा था कि तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। उसके जाने के बाद फ़ौरन उठकर कमरे को लॉक कर दिया और फिर अपनी किस्मत को रोने बैठ गई। आंखें बराबर रोने के बाद सूज चुकी थी। हुलिया तो ऐसे कि देखने वाले को मालूम ही ना पड़े ये दुल्हन है। रोती रोती कब आंख लगी पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब आंख खुली तो मालूम हुआ कोई दरवाज़ा बजा रहा था। मैं एकदम से डर गई थी। रात को जब मैं इस घर में आई थी तब तो यहाँ सन्नाटा था, किसी बंदे का होना नामुमकिन था। फिर अब कौन आ सकता है, डरते डरते खैर आगे बढ़ी और वे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक बूढ़ी औरत खड़ी मुझे बड़ी गौर से देख रही थी। मैं नज़रें चुराने लगी तो फ़ौरन आगे बढ़कर बोली, आप हैं जिन्हें साहब जी रात को ब्याह कर लाए थे। इस औरत की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ शायद ये यहाँ काम करती होगी। ज़्यादा बात करते हुए मैं साइड में हो गई और चुप उन्हें काम करता हुआ देखने लगी। रात से लेकर अब तक मैंने एक बूंद पानी तक का ना पिया था। अब मुझे बहुत तेज़ भूख प्यास भी लग रही थी। कुछ देर के बाद वे औरत खुद ही कुछ खाने को लेकर आ गई मेरे लिए। खाना खाने के बाद अब मुझे ये सोचना था कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, लेकिन मैं सोच पाती उससे पहले ही वह औरत मेरे साथ ही खाना खा रही थी और साथ साथ अपने साहब जी के किस्से भी मुझे सुनाए जा रही थी और बता रही थी उनके साहब जी पर कितनी लड़कियां मरती हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो जो उन्होंने तुम्हें चुना है। ये सुनकर तो मेरा सांस पल भर को बंद हुआ था। लड़कियों को बूढ़ा ही मिला था मरने के लिए। मैं खुशकिस्मत बदकिस्मत कैसे हो सकती थी। उन लड़कियों पर खुद अफसोस करते हुए मैं चुप से औरत को देखने लगी जो खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर जा रही थी। उसके जाने के बाद मैं उठी और कमरे से बाहर निकली। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था मेरा पति घर पर नहीं है, इसलिए मैं घर को देखने लगी। इसमें कोई शक नहीं था, घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, मगर इसमें रहने वाला भी तो खूबसूरत अच्छा होना चाहिए। ये सब देखते हुए एहसास हुआ वाकई लड़कियां मरती हैं सिर्फ पैसों पर ही। उन लड़कियों को सोच पर मैं मातम करते हुए मैं अपने कमरे के साथ वाले कमरे के बाहर पहुंच गई। अभी मैं अंदर जा पाती उस कमरे के उससे पहले कि घर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन भागकर अपने कमरे में चली आई। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत रहे थे। फिर जो सिर्फ कमरे में रहती थी अब बाहर निकलकर घर के कुछ काम खुद कर लिया करती थी। उसके अलावा अपने पति के साथ बैठकर खाना वगैरह भी खा लेती थी। लेकिन हाँ, एक कमरे में हम अभी भी नहीं सोते थे। काम वाली आंटी आकर काम कर जाया करती थी। बाकी जो मेरे अपने काम होते थे मैं खुद कर लेती थी। इस सब के बीच मुझे जो एक चीज़ सोच में डाले हुए थी वह ये था कि ये आदमी रात को गायब हो जाया करता था। कमरे में एक बार गया तो जितनी मर्जी बार दरवाज़ा खटखटाते रहो वह कभी नहीं खुलता था। एक बार तो कुछ यूँ हुआ कि मैं कमरे में सो रही थी, न जाने क्या सपना देख लिया जो डर गई और उठकर बैठ गई। मैं कमरे से जल्दी बाहर भागी। साथ वाले कमरे में मेरा पति था। उसके कमरे का दरवाज़ा मैंने बहुत बजाया, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर पूछा नहीं कि कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं। ये चीज़ मुझे शक में डाले हुए थी कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ दिन बीते तो मैं टीवी आंगन में बैठे हुए देख रही थी। मेरा पति कमरे में जा चुका था। कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में जाने लगी तो रास्ते से गुजरते हुए मुझे अपने पति के कमरे से किसी बारीक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लड़की होगी। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन वह आवाज़ ज़्यादा देर तक नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की कि सुन सकूं वह लड़की क्या कह रही है, मगर मैं सुन ना सकी। आवाज़ बहुत धीमी हो गई।
ये पल था जब मुझे लगा बस सब खत्म हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरे लिए अच्छा फैसला नहीं किया। मैं जिस इंसान को अपनाने के बारे में सोच रही हूँ वह इंसान रातों को दूसरी औरतों को लाकर खुश होता है। मेरे दिल में अपने पति के लिए गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो गई थी। काम वाली आंटी के साथ एक जवान खूबसूरत सी लड़की आई। मैं समझी शायद किसी काम से आई होगी, मगर बाद में मालूम हुआ कि यहाँ ऐसी लड़कियाँ आती जाती रहती हैं जिनको मेरे पति से स्पेशल मिलना होता है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो पा रही थी। ना ही इस आदमी के पास अच्छी नौकरी है और ना ही इतनी दौलत है और ना कोई बड़ा आदमी है जो लड़कियां उनका अप्रोच करती हों। फिर इन सब का यहाँ आने का क्या मकसद है? वक्त बीतने के साथ साथ ये रोज़ का मामला बन गया था। रोज़ कोई ना कोई लड़की आती और मेरी किस्मत पर नाच करती और चली जाती, लेकिन मेरा पति आज तक उनसे नहीं मिल पाता था। कभी कोई लड़की आंटी के साथ आती, लड़कियां कभी खुद ही दरवाजे तक पहुंच जाती, जबकि मेरे पति ने मुझे मना किया हुआ था सिर्फ काम वाली आंटी के अलावा घर का दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोलना। न जाने वो क्यों मुझसे इनसिक्योर हैं। एक दिन एक लड़की आई और मेरे कदमों में बैठ गई। आपको भगवान की कसम है मेरी शादी अपने पति से करवा दीजिए। ये सुनकर तो मुझे सदमा सा ही लग गया था। एक बूढ़े इंसान से शादी करने की इतनी चाहत कि वह लड़की मेरे सामने रो रही थी। शादी के लिए मैं इतनी रहमदिल कि उसके आंसू देखकर मेरा दिल मोम सा होने लगा था और उस लड़की से हामी भर ली। ये सब काम वाली आंटी चुप से देखती रही थी। जैसे ही मैंने हामी भरी उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे दिल में कुछ काला सा लगने लगा था। इतने में ही उन आंटी ने उठकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। मैं आंटी को देखते रह गई। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? पति मेरा था, मुझे कोई समस्या नहीं, तो फिर उन्हें क्या समस्या थी? उस वक्त तो बात को रफा दफा कर दिया था, मगर जब रात हुई तो मैंने अपने पति के सामने सारा मामला रखा। उन्होंने साफ मना कर दिया, वह ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनके सामने बहुत विनती की, बहुत तड़पी, बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं माने। अब तो मैं जुबान दे चुकी थी। मुझे उस लड़की की फिक्र होने लगी। मैंने अपनी कस्में वगैरह दे दिया और अपने पति को शादी के लिए मना लिया। अगले दिन जब काम वाली आंटी आई तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति मान गए हैं। ये सुनकर मुझे बुझे दिल से लटके हुए मुंह से जवाब देने लगी। ये देखकर मुझे कुछ हद तक समझ आने लगा था और सब कुछ समझ आते ही मुझे अपने पति से नफरत भी होने लगी थी, वह भी बहुत ज़्यादा नफरत। शादी के लिए अगले वीरवार का टाइम रखा गया था। इस बीच मेरे पति की रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई थी और वे सारा दिन घर पर रहते थे, जबकि वो बूढ़े थे मगर काम पर ज़रूर जाते थे। मगर जब से शादी की डेट रखी गई थी वे घर पर ही रहते थे। काम वाली आंटी ने भी घर पर ही रहना शुरू कर दिया था, ये कहकर कि आपकी मदद किया करूँगी। मेरा पति सारा दिन घर पर रहने के बावजूद कमरे से नहीं निकलता था और अगर कोई जाकर दरवाज़ा बजाता या कुछ पूछता तो वह कभी जवाब न देता। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी होती। एक बार तो यूँ हुआ कि मैं किसी काम से कमरे में बैठी थी जब मुझे एहसास हुआ कि बाहर आंटी किसी से बात कर रही हैं। जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गई, क्योंकि मेरे पति और आंटी के अलावा कोई नहीं था घर पर, इसलिए मुझे लगा वही दोनों बातें कर रहे होंगे। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो आंटी और मेरा पति दोनों किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। आंटी तो बस रोने ही वाली थी और मेरा पति उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें किसी चीज़ की तसल्ली दे रहा था। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलने लगी। क्या उन दोनों में भी कुछ चल रहा है? मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर एकदम से बाहर निकली तो दोनों दूर खड़े हो गए। आंटी फिर से नॉर्मल हो गई, जबकि मेरा पति मुझे देखते ही कमरे में चला गया। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा उलझा कर रख दिया था। उस दिन के बाद मैं आंटी के साथ साथ ही रहती थी, उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। वह दिन आ पहुंचा जब मेरे पति की दूसरी शादी होना था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। दूसरी शादी जबकि सादगी से किया गया था, इसलिए शादी होने के बाद लड़की को मेरे पति के कमरे में बिठा दिया गया। मुझे लगा जिस तरह मेरा पति मुझे अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था, उसके साथ भी ऐसा ही सब होने वाला है। मगर यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। मेरा पति उसी के साथ एक ही कमरे में रहा। काफ़ी देर बाहर अपने पति का इंतज़ार करती रही, मगर वह नहीं आया। और यहाँ फिर एक बार मुझे शक पड़ चुका था। अब मुझे जानना था आखिर क्यों लड़कियाँ मेरे पति पर मरती हैं। यकीनन मेरा पति पूछेगा तो ज़रूर उस लड़की से भी, तुम क्यों मुझ पर मरती हो। इसलिए मैंने उनके कमरे में जाने का सोचा, मगर दिल भारी हो चुका था।
इसलिए ना जा सकी। अगले दिन मैं अपने कमरे में ही रही, जबकि मेरा पति उस लड़की के साथ बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरे दिल में एक पल को ख्याल आया, अगर वह चाहता तो मुझे बुला सकता था, मगर उसने मुझे नहीं बुलाया। दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे जरा जानना था, आखिर मेरे ही पति पर क्यों लड़कियां इतनी मरती हैं, क्या वजह उसके पीछे है। फिर उस रात हिम्मत जुटाने के बाद जब उनके कमरे में झांक कर देखा तो होश उड़कर रह गए थे। मेरा पति। मेरा नाम जानकी है और मैं एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी मुझे पढ़ाने लिखाने में बिता दी थी। मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई थी, बस यही वजह थी। मम्मी के तरफ का परिवार हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, और ना मेरे पापा की तरफ का परिवार, जबकि मैं तो इकलौती औलाद थी। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने अपने हर अरमान मुझसे ही पूरे किए थे। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवाई थी। मेरे पापा सारा सारा दिन सारी रात घर से बाहर रहकर मेरी फीस भरने के लिए काम करते थे, और मेरी माँ घर संभालने में बिजी हो गई थी। जब मेरे 10th बोर्ड के पेपर थे तो उनके कुछ साल के बाद मेरी माँ को कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा ने बहुत कोशिश की कि मेरी माँ बच जाए, लेकिन पैसे जमा ना हो सके और मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। माँ के जाने के बाद पापा के घर वालों ने आकर काफ़ी रोना धोना किया था, मगर अब क्या फ़ायदा था। मेरी माँ के देहांत के बाद घर खाने को दौड़ता था, ऐसा सन्नाटा हुआ था, लगता ही नहीं था यहाँ 2 लोग और भी रहते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया था। माँ के देहांत के बाद पापा भी कुछ बीमार बीमार से रहने लगे थे। मैंने पापा की भरपूर कोशिश के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। फिर मेरी ज़िंदगी बिजी हो गई थी। जहाँ मैं दिन भर में मम्मी के बारे में सोचती रहती थी, वहाँ अब मैं कॉलेज जाती, कॉलेज से पैदल घर आती थी, घर आकर कॉलेज से मिला काम करने बैठ जाती थी, और इस बीच बीच में माँ की याद आती थी। मगर मैं कहीं ना कहीं अब बिजी हो गई थी। देखते ही देखते मेरा कॉलेज का 1 साल पूरा हो गया था और दूसरा साल भी शुरू हो गया था। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस जा रही थी। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब मेरी एक दोस्त थी, वह मेरे साथ जाया करती थी, मगर वह यही कहकर हंसने लगी, अरे तुम कौन सा हूर की परी हो जो कोई तुम्हारे पीछे आएगा। मैं काफ़ी दिन ये सब नोट करती रही और बराबर ये सब चलता रहा। मैं अपने पापा को भी ये सब नहीं बता सकती थी, पहले ही वो बहुत बीमार रहा करते थे। एक दिन यूं ही दोस्त के साथ घर आ रही थी, तभी वह आदमी मुंह ढके मेरे सामने आया और मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गया। मैंने हाथ पैर बहुत चलाया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई, कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई थी। मैं जब आँख खोली तो खुद को एक काल कोठरी में पाया। मुझे एकदम से अपने पापा का ख्याल आ गया। उन्हें मालूम हुआ तो वह नहीं जी सकेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही अपने पापा की ज़िंदगी और अपनी इज्जत की। कुछ देर गुजरे तो मालूम हुआ वहाँ सिर्फ एक अकेली नहीं, बल्कि कुछ और भी लड़कियाँ हैं। अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर में था, क्योंकि सब की सब रो रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। तभी मुझे चक्कर सा आया और मैं गिर गई। उसके बाद मैं नहीं जानती क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन हाँ, जब मेरी आँख खुली रात का टाइम था और मैं अपने घर में मौजूद थी। पहले पहल तो अनजान नज़रों से सबको देखती रही। छत पर लगे पंखे को काफ़ी देर घूरने के बाद अपने आसपास नज़रें दौड़ाई तो मालूम हुआ कि कोई अनजान आदमी मेरे पास बैठा था। उसे देखकर एकदम मैं डर गई थी। क्या ये मेरा घर है? अगर मेरा घर है तो ये कौन है? अभी ये डर मेरे दिल में बैठा ही था, तभी मुझे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, फिक्र ना करो, अपने घर में सेफ हो तुम। तभी मेरे पापा अंदर आ गए और आकर कहने लगे, कृपा है तुम्हें होश आया। मैंने कई बार पूछना चाहा वह सब क्या था और क्यों कैसे हुआ, मगर उन्होंने इस बात के तरफ आने ही नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और मेरे किडनैप होने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई थी। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई आता और पूछता, आखिर क्या हुआ था, वह क्या कहीं भाग गई थी। इस सवालों ने मेरे पापा को बेड पर पहुंचा दिया था। मैं जब पापा के लिए दवाई या घर का सामान लेने बाहर निकलती तो लोग अजीब नज़रों से मुझे घूरते थे। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी थी। इस सब के बीच उस बूढ़े आदमी का इस घर में आना जाना लगातार होने लगा था, जिसे मोहल्ले के लोगों ने और भी गलत मायने में ले लिया था। एक दिन तो मोहल्ले के आदमियों ने आकर मेरे पापा को बहुत बुरा भला कहा, जिसके नतीजे में मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और मेरे हाथ पैर जैसे बंद सा हो गया था। मैंने जल्दी से उस बूढ़े आदमी को फ़ोन करके बुलाया। पापा को लेकर अस्पताल चली आई। अगली सुबह मालूम हुआ कि पापा को मेजर अटैक आया हुआ था और मैं जल्दी पापा से मिलने आ पहुंची थी। वहां आ गई, सब कुछ उल्टा हो गया था। मेरे पापा ने उस बूढ़े आदमी से मेरी शादी का इंतज़ाम कर रखे थे।
ये देखकर तो मैं अस्पताल की छत पर चली गई। मैंने काफ़ी बार मना करना चाहा, मगर पापा ने अपना वास्ता दे दिया और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करना ही पड़ा। कुछ दिन के बाद ही मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे। मुझे आश्चर्य तो हुआ था, मेरे पापा को सिर्फ यही बूढ़ा मिला था मुझे सौंपने के लिए। खैर, अंतिम संस्कार के बाद बूढ़े ने उसी दिन मुझे अपने घर बुला लिया था। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति की उम्र क्या है। मेरा पति का उम्र तो 60 साल की थी और वो बूढ़ा इंसान था। शादी के रात उसने खुद ही अपना बिस्तर अलग कर लिया था। मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मैं हैरान होती जब मेरे पति पर लड़कियां मरती। मुझे कहती, तुम बहुत खुश नसीब हो। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती। एक दिन एक लड़की मेरे पति के पाँव में पड़ी और बोली, अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। यूँ मैंने अपने पति की शादी ज़बरदस्ती उस लड़की से करवा दी थी। अब मुझे ये राज जानना था कि मेरे पति पर लड़कियां क्यों मरती हैं। जो ही रात को कमरे में झांक कर देखा तो होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वहाँ उसका बूढ़ा पति नहीं बल्कि कोई जवान लड़का था। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ था। मेरी नज़र जब लड़की पर पड़ी तो वह लड़की मेरे पति के पैरों में पड़ी थी। ये देखकर मैं अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखते ही वह लड़का और लड़की दोनों ही घबराकर खड़े हो गए और वह लड़की तो फौरन आंसू साफ करती पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैं आगे बढ़कर लड़के के करीब आते हुए पूछने लगी, ये कौन है? तो वह चुप नज़रों से मुझे देखता रहा। इतने में काम वाली आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटा बैठ जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें सब। उनकी बात सुनकर मुझे शक हो रहा था, कुछ गलत होने वाला है या गलत हो चुका है। मैं बेखबर हूँ। मैं इस लड़के को देखते देखते बेड पर जाकर बैठी थी। तभी आंटी मेरे पास आई और बोली कि बेटा, जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई थी वे असल में कोई बूढ़ा नहीं बल्कि जवान लड़का है। ये सुनकर मैं नासमझी में दोनों को देखने लगी कि इतना बड़ा धोखा, मतलब इतने दिन में यहाँ रही मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं सब कुछ सोच रही थी, तभी मेरे पति ने उन आंटी को इशारा किया। वे आंटी उस लड़की को खींचती हुई वहाँ से ले गई। फिर मेरा पति आगे बढ़ा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, वह दिन याद है जब कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? ये सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो फिर कहना शुरू की, जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वे अच्छे लोग नहीं थे। वह यूं ही राह चलती खूबसूरत लड़कियों को उठाते फिरते थे और उन लड़कियों को कोठे पर बेच देते थे, किसी दूसरे आदमी को बेच देते थे। उन्हीं दिनों हम भी उस गैंग के पीछे लगे हुए थे। ये गैंग काफ़ी बड़ा था। हम उस गैंग को पकड़ने में कई बार नाकाम हुए। मैं एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता हूँ, जहाँ मुझे इस सब काम को हर हाल में कामयाबी तक पहुँचाना होता है। उस दिन जब तुम अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी, वहीं पास पेड़ के पीछे हम लोग अपने मिशन में खड़े थे और मैंने आपकी बात सुन ली थी, इसलिए मैं अपने इरादे में और पक्का हो गया था। फिर जिस दिन उन लोगों ने आपको किडनैप किया था उस दिन मैं आपके साथ साथ ही था, उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे मेरी गाड़ी थी। जैसे ही आपको वे लोग अंदर ले गए, बाहर हम सब अपने अपने काम पर लग गए। उस सब में हमें थोड़ा सा वक्त लगा था, इसलिए बाहर सबको पुलिस के हवाले करके जब मैं कमरे में आया तब आप बेहोश पड़ी थी। तब सारी लड़कियों की जिम्मेदारी मैंने अपने दूसरे साथियों को सौंप रखा था। आपको आपके पापा के घर ले गया था और इधर जाकर उन्हें भी सारे प्लान समझाया था, सारी हकीकत बताई कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह। उन्हें मुझसे साफ साफ कह दिया था कि अब इसे यहाँ कोई नहीं रहने देगा और ना लोग मुझे सुकून से जीने देंगे। इसलिए मेरी बेटी पर जिंदगी भर का दाग लगने से पहले उसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन तब मैंने ये कहकर मना कर दिया था कि पहले तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अगर हुआ तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। फिर आपको होश आ गया, तब मैंने अपने रूप में वापस आ चुका था। सीक्रेट एजेंसी में काम करते हुए मैं अपने असली रूप में नहीं घूम सकता था जब तक कि मिशन पूरा ना हो जाता, इसलिए मैं अक्सर ही इसी रूप में होता था। फिर जब मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया तब उन्होंने मेरी मम्मी से मुलाकात की। मम्मी से मुलाकात पर मालूम हुआ कि आपके पापा और मेरी मम्मी बहुत गहरी दोस्ती है, जिसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को अपना दामाद बना लो, नहीं तो ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देंगे कि ये लड़की पवित्र है। तभी तुम्हारे पापा ने रजामंदी दे दी और फिर तुम्हें बुलवाकर हमारी शादी करवा दी गई। तब इतना परेशान थी कि अस्पताल में तुमने मेरी मम्मी को देखा तक नहीं था, इसलिए विदाई के बाद अगले दिन जब मेरी मम्मी तुम्हारे कमरे में आई तुमने उन्हें काम वाली समझ लिया। फिर उन्होंने बातों बातों में तुम्हारे दिल की हाल मालूम किया। तुम्हें मुझसे बहुत नफरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी नज़रों में मुझे अच्छा बनाने के लिए मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी। और हाँ, मेरी शादी के दिन मेरा रूप चेंज करने का मकसद भी यही था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे काम के बारे में जानकारी हो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकूं और तुम्हें सब कुछ समझ भी आ जाए।
लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी पागल हो। कोई लड़की तुम्हारे सामने आकर रोना शुरू कर देगी और तुम अपने पति से शादी भी करवा दोगी। अगर मैं उस लड़की की सारी सच्चाई तुम्हें बताऊंगा, तुम मान जाओगी वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। जिसकी तुमने मुझसे शादी करवा दी थी वह तुम्हारे किडनैप करने की गैंग में शामिल थी। उन्होंने तुम्हें भी किडनैप करवाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने बात रखने के लिए हामी भर ली। शादी कर लूँगा। जबकि पंडित जी को मैंने सब कुछ बता दिया था। हमारी एक नकली शादी हुई थी और उस सीक्रेट एजेंसी का ये एक दूसरा मिशन भी था कि उस लड़की को कैसे पकड़ा जाए। उस गैंग से मिलकर लड़कियों को किडनैप करती है। मैंने तो एक झूठी शादी की थी, मगर मैंने उस लड़की को कैद कर रखा था, बस इसलिए कि उसने इस घर में आने और यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर देने की कोशिश की। इसलिए अब यहाँ से आसानी से नहीं जा सकती। ये लोग हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। इसलिए मैं मना करता था कि तुम कभी दरवाज़ा मत खोलना, बल्कि तुम्हारे शक की वजह से मुझे तो अपनी माँ को भी दूसरे घर में रखना पड़ा था। सोचो, अगर मैं तुम्हारे कहने पर उस लड़की से शादी कर लेता तो क्या होता तुम्हारा और मेरी मोहब्बत, जिसके बारे में अभी तुम्हें बताया ही नहीं, उसका क्या होता। मुझे अपने पति की सारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से माफ़ी मांग ली। मैंने उस पर इतना शक किया। उसे वक्त मैंने कोई सवाल नहीं किया था, बस खुद से जज करती थी। अब सब समझ गई थी कि सारी सिगरेट उस काम करने वाली आंटी को पहले से ही पता था। वह आंटी असल में मेरी सास थी और मेरा पति कोई बूढ़ा आदमी बल्कि जवान आदमी था जो बूढ़े की भेष बदलकर उस एजेंसी में काम कर रहे थे। वह लड़की जो मेरे पति से शादी करने के लिए आई थी, सिर्फ अपने मिशन के तहत यहाँ का इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए आई थी, जिसे अब यहाँ से छुटकारा मुमकिन नहीं था। ये सब बातें समझते ही मुझे खुद में सुकून उतर आया था और एक सुकून महसूस हुआ। फिर कुछ पल अपने पति के साथ बिताकर मैं अपने कमरे से बाहर आई और बाहर देखा तो मेरी सास आंगन में बैठी थी। मैं जल्दी से उनके पास भागी, उन्हें गले लगाया। न जाने ये कैसा एहसास था। मेरी सास की आंखों से भी एकदम आंसू बहने लगे थे और मेरा पति दूर खड़ा होकर देखकर मुस्कुरा भी रहा था। कुछ देर के बाद मैं अपनी सास की बातों में मगन हो गई और मेरे पति उस लड़की का बंदोबस्त करने चले गए, क्योंकि अब वह लड़की इस घर में तो नहीं रह सकती थी। इसी तरह अब हमारी ज़िंदगी में खुशहाली फैल गई थी। हम सब मिलकर इकट्ठे बगैर किसी गलतफहमी के साथ रहने लगे थे। बस फ़र्क इतना था कि मेरे पति हर मिशन से पहले मुझसे सारी बातें बताकर जाते थे। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं उनके दोस्त की बेटी थी। उस लड़की का मामला भी हल हो गया था, उसे भी जेल ले गए थे। अब कोई फिक्र नहीं था, बस सुकून ही सुकून था और मोहब्बत और एकता थी। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में खुशहाल थे और खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।